हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल और राष्ट्रीय शक्ति। इससे पहले हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को देख चुके थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करने का। और अब से हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा नेशनल पावर के बारे में, राष्ट्रीय शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रीय शक्ति क्या है, तो पहले समझते हैं कि पावर क्या है। पावर तो पावर समझ सकते हैं कि शक्ति वह क्षमता है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे व्यक्ति से अपने अनुसार या मनचाहा कार्य करवा सकते हैं या फिर अनचाहा कार्य करने से रोक सकते हैं। मतलब अगर पावर मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी हमारे पास क्षमता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर अपने विचारों को थोपते हैं और दूसरे से अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार काम करा लेते हैं। तो साधारण शब्दों में शक्ति से तात्पर्य उस क्षमता या योग्यता से है जिससे कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से मनचाहा व्यवहार करा सके या अनचाहा व्यवहार करने से रोक सके। जब यही बात सभी व्यक्ति मिलकर राष्ट्र के बारे में अभिव्यक्त करके दूसरे राज्य या राज्यों के संदर्भ में करते हैं तो वह क्या कहलाता है, राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। सेम थिंग, मतलब कि अगर कुछ लोग हैं और वो कुछ लोग मिल करके कुछ दूसरे लोगों के ऊपर कंट्रोल बनाते हैं, उनसे अपने मन के अनुसार काम करवाते हैं और उनसे वो काम करने से रोकते हैं जो इन्हें पसंद नहीं है। मान लीजिए दो लोगों का ग्रुप है, एक ए एक बी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दो लोग हैं, एक मोटा हट्टा कट्टा लड़का है और एकदम तंदुरुस्त लड़का है, और एक है दुबला पतला लड़का। अब दुबला पतला लड़का जो है वो पहले आगे की सीट पे बिल्कुल बैठा हुआ है। तो अब वो जो बिल्कुल स्ट्रांग लड़का है वो जब आएगा तो वो कहेगा कि तू हट जा हमारी सीट से। तो बेचारा क्या करेगा, वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पास वो ताकतवर है, उसके पास शक्ति ज़्यादा है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो उसकी बात को मान लेगा और वो मनवा लेगा उससे। तो शक्ति क्या है? शक्ति वह सामर्थ्य है या वह क्षमता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं या दूसरों से अपने मनचाहे कार्य को करवाने का प्रयत्न करते हैं या फिर उससे अनचाहे कार्य को रोकने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पानी सबको फेंक रहा है, ठीक है, कोई लड़का है, होली का दिन है, वो सबके ऊपर पानी फेंक रहा है। अब कोई एकदम स्ट्रांग बंदा है, वो कहा कि मेरे ऊपर पानी मत फेंकना, तो वो उसके ऊपर पानी नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि जानता है कि अगर मैं फेंका तो ये कूट देगा मुझे। तो शक्ति क्या है? शक्ति उस क्षमता का नाम है जो किसी हमारे द्वारा हमारी शक्ति, मतलब अगर किसी एक आदमी की बात हो रही है, जैसे मेरी बात हो रही है कि मेरी शक्ति क्या है, तो मेरी शक्ति शक्ति जो है कंपेरेटिव, मतलब कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलनात्मक होती है शक्ति। जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तब तक हम शक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। तो शक्ति, किसी व्यक्ति की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वो दूसरे अन्य व्यक्तियों से अपने मनचाहे कार्य करवा पाता है या नहीं, या फिर दूसरे व्यक्तियों से उन अनचाहे कार्य या अनचाहे बर्ताव को रोक पाता है या नहीं। तो ये शक्ति है। अब इसी को जब हम लोग नेशनल लेवल पर लेकर के जाएंगे तो वही नेशनल पावर बन जाएगा, राष्ट्रीय शक्ति। जब कई राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह या कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र या फिर किसी राष्ट्र के समूह के ऊपर मनचाहा कार्य कराने या अनचाहा कार्य करने के लिए मजबूर न करें तब तक, या रोक न दें अनचाहा कार्य करने से, तो वही क्या बन जाएगा, नेशनल पावर बन जाएगा, राष्ट्रीय शक्ति बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान चाइना को एक अपने लैंड का कुछ भाग दे रहा है सीपीईसी बनाने के, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अगर हमारे पास पावर ज़्यादा है तो हम जानते हैं कि सीपीईसी बनी तो वो हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि हम ही कोई काउंटर करने के लिए चाइना ऐसा करवा रहा है। तो अगर हमारे पास पावर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को रोक सकते हैं कि भाई तू मत दे, चाइना को मत यहाँ पर घुसने दो, ठीक है। तो ये पावर है, नेशनल पावर, मतलब राष्ट्रीय शक्ति, कि आप अपने अनुसार अन्य राष्ट्रों को अपने मन चाहे जैसा आप चाहते हैं, जैसा हमारा देश चाहता है उस तरह का बिहेवियर सामने वाला करे, तो ये नेशनल पावर बन जाएगा।
अब डिफरेंट डिफरेंट विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो देखते हैं उन परिभाषाओं को। तो आर्गेन्स्की क्या कहते हैं? आर्गेन्स्की कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति दूसरे राष्ट्रों के आचरण पर अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। देखो, जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों ना, परंतु उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है। अगर हम अपने लक्ष्यों के अनुसार, अगर कोई राष्ट्र है और वह राष्ट्र अपने लक्ष्यों के अनुसार सामने वाले राष्ट्रों को कार्य करने के लिए प्रभावित नहीं कर पाता है, तो फिर चाहे वह देश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही संपन्न क्यों ना हो, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर अब जैसे अमेरिका है तो वो बहुत संपन्न भी है और बहुत शक्तिशाली भी है, लेकिन अगर अगर वो किसी कंट्री को अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए नहीं मजबूर कर पाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करवा पाते हैं अन्य देशों से, तो फिर हम उसको शक्तिशाली नहीं कह सकते हैं। तो आर्गेन्स्की ऐसा कह रहे हैं। आर्गेन्स्की क्या कह रहे हैं कि कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह अपने लक्ष्यों के अनुसार दूसरे राष्ट्रों को मजबूर न कर दे कार्य करने के लिए। ठीक है, तो शक्तिशाली कब होगा कोई राष्ट्र? जब वह अपने लक्ष्यों के अनुसार दूसरे राष्ट्रों के कार्यों को या फिर उनके आचरणों को प्रभावित कर दे। ये आर्गेन्स्की का मतलब कहने का तात्पर्य था। जॉर्ज बर्जर क्या कहते हैं? शक्ति अपनी इच्छा को दूसरे पर लादने की क्षमता है जिसका आधार न मानने पर प्रभावशाली विरोध सहना पड़ सकता है। जॉर्ज बर्जर कह रहे कि अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर लादना। जैसे मान लीजिए अमेरिका ने कहा कि अब पाकिस्तान जो है वो चाइना को अपना CPEC बनाने के लिए नहीं देगा। अब पाकिस्तान माना नहीं और उसने दे दिया, तो फिर क्या कर सकता है अमेरिका? अमेरिका उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो अगर अटैक कर देता है, तो ये एग्जाम्पल की तरह हम लोग समझ रहे थे, तो अगर वो अटैक कर देता तो क्या हुआ कि अपने विचारों को थोपना है। शक्ति क्या है? अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपना है, लादना है। और अगर वो देश ऐसा नहीं करता है, उसके विचारों को नहीं मानता है, शक्तिशाली देश के विचार को नहीं मानता है, तो वह देश एक प्रभावशाली विरोध झेलेगा। प्रभावशाली विरोध का तात्पर्य हो सकता है कि उसके ऊपर आक्रमण हो जाए, हो सकता है कि उसको कोई नुकसान पहुंचा दे शक्तिशाली राष्ट्र जो है। तो इस तरह से वो जॉर्ज बर्जर परिभाषित करते हैं राष्ट्रीय शक्ति को कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है? राष्ट्रीय शक्ति अपने विचारों को, जो देश का जो मूल विचार है, उसके विचारों को क्या करना है? दूसरे राष्ट्रों के ऊपर थोपना या लादना है। आगे मार्गेनथाउ क्या कहते हैं? मार्गेनथाउ कहते हैं शक्ति उसे कार्यान्वित करने वालों तथा उनके बीच जिन पर कार्यान्वित हो रही है एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। यह प्रथम द्वारा द्वितीय के कुछ कार्यों को उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्षमता है। देखिए, दो लोग हैं, एक है शक्तिशाली और एक है दुर्बल। शक्तिशाली जो है वो उस शक्ति को क्या करेगा? दुर्बल के ऊपर कार्यान्वित करेगा। तो अब इन दोनों के बीच में एक मनोवैज्ञानिक संबंध बन रहा है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल ही तो है, साइकोलॉजिकल रिलेशन ही तो है। पावर की वजह से डर पैदा होना। अगर कोई सामने मेरे बैठा हुआ है और मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, या फिर मेरे पास पिस्टल है और मैं उससे कहता हूँ कि ये काम करो, तो वो डर से स्वाभाविक रूप से करेगा। तो ये क्या हो रहा है? हमारे बीच में एक साइकोलॉजिकल रिलेशन बन रहा है। तो कहते हैं मार्गेनथाउ की शक्ति जो है वो एक तरह की साइकोलॉजिकल रिलेशन है, मनोवैज्ञानिक संबंध किनके बीच में? जो शक्ति को कार्यान्वित कर रहा है और जिसके ऊपर शक्ति कार्यान्वित हो रही है, उन दोनों के बीच में क्या है? साइकोलॉजिकल रिलेशन है। और यह प्रथम द्वारा द्वितीय के कुछ कार्यों को उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्षमता है। और क्या आगे करें कि ये एक प्रकार की क्षमता है जिसमें एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर, या एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर, या एक देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर क्या करता है? अपने इच्छा अनुसार कार्य करवा लेता है। ये मार्गेनथाउ का पूरा डेफिनेशन था। अब देखते हैं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो शक्ति को प्रभावी बनाती हैं। तो देखिए, दंड और उसका डर ही शक्ति को प्रभावी बनाता है। जो दंड है, पनिशमेंट, और जो पनिशमेंट का डर है, फियर, वही क्या करता है? शक्ति को
प्रभावी बनाता है। शक्ति तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक दंड और उसके डर का विधान न हो। अगर कोई आज देखिए, सरकार के पास पावर है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास है ना, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को ऐसे ही तो मार तो सकता नहीं है, तो क्यों नहीं मार सकता है? क्योंकि उसके अंदर डर है। किसका? पनिशमेंट का। तो ये पनिशमेंट का डर किसको ज़्यादा प्रभावी बना रहा है? गवर्नमेंट की पावर को। तो इसीलिए पावर को प्रभावी बनाने के लिए पनिशमेंट और उस पनिशमेंट का फियर होना जरूरी है। डर पैदा करना पड़ता है, पैदा करके भी शक्ति अर्जित की जाती है, अपनी शक्ति को प्रभावी बनाया जाता है। जैसे टीचर्स होते हैं, वो क्लास में क्या करते हैं? डर बनाते हैं, जिससे उनकी शक्ति प्रभावी हो जाती है। शक्ति की कल्पना रिक्तता के वातावरण में नहीं की जा सकती। मतलब ऐसा आप नहीं इमेजिन कर सकते। कहा ना कि शक्ति क्या है? कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। ऐसा नहीं कि एक ही देश है या एक ही व्यक्ति है और आप उस व्यक्ति की शक्ति का मापन कर लेंगे, मूल्यांकन हो ही नहीं पाएगा ना, समझ ही नहीं पाएंगे। रिक्तता में मतलब वो कल्पना ही नहीं की जा सकती शक्ति की। शक्ति की कल्पना तभी होगी जहाँ पर 2 लोग, 4 लोग, 2 देश, 4 देश रहेंगे। अकेले केवल एक ही व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में है, हम कैसे शक्ति की कल्पना करेंगे? कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के पास शक्ति है? पता ही नहीं चलेगा शक्ति है, क्योंकि शक्ति तुलनात्मक है। तुलना से पता चलेगा किसके पास। हो सकता है कि 2 देश हैं, वो देश, उसमें से एक देश दूसरे देश से शक्तिशाली है, लेकिन वही देश किसी तीसरे देश के सामने नहीं शक्तिशाली है, दुर्बल है उसके सामने। तो शक्ति जो है वो कंपैरेटिव है। 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए बी से पावरफुल है, बी सी से पावरफुल है, सी डी से पावरफुल है। तो इसमें क्या मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ए अगर बी से पावरफुल है और बी सी से पावरफुल है, तो मतलब सी ए और बी दोनों से कमजोर है, लेकिन डी से ज़्यादा पावरफुल है। तो मतलब एक कंपैरिजन बन रहा है ना। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब हम जान पा रहे हैं कि कौन किससे ज़्यादा शक्तिशाली है। किसी सिचुएशंस में एक देश हो सकता है कि वो देश शक्तिशाली हो, नेक्स्ट दूसरे ही सिचुएशन में हो सकता है कि वो देश कमजोर हो। तो पावर जो है वो कंपैरेटिव है, कंपैरिजन पे मतलब डिपेंड करता है, तभी हम उसका मूल्यांकन। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिक्तता के वातावरण में शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। शक्ति 2 विरोधी राज्यों, 2 मित्र राज्यों एवं अन्य तटस्थ राज्यों के बीच देखी जा सकती है। देखिए, 2 विरोधी राज्यों के बीच में कैसे देखी जा सकती है शक्ति? तो प्रतिस्पर्धा के रूप में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। 2 मित्र राज्यों के बीच में भी देखा जा सकता है पावर, और 2 अन्य तटस्थ राज्य जो हैं वो भी पावर से प्रभावित होंगे, क्योंकि जो देश तटस्थ हैं वो कभी भी किसी ऐसे देश से या फिर किसी ऐसे देश के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे जो उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो उनको 2 मिनट में या चुटकी में बर्बाद कर सकता है। उस देश के खिलाफ वे नहीं जाना चाहेंगे, या फिर वे उस देश के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे जिससे उनका राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब शक्ति के प्रमुख तत्व क्या है, मतलब कि उसके एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट ऑफ पावर क्या है, मतलब शक्ति कहाँ से आती है, कहाँ से पावर आता है? तो देखिए, पहला हम लोग नेशनल पावर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो नेशन को लेकर के ही चलेंगे, ये ध्यान में होना चाहिए। वैसे शक्ति प्राप्त करने के कई साधन हैं। जैसे अगर नॉर्मल पावर की बात की जाए, एक व्यक्ति कैसे शक्ति को अर्जित करता है, तो उसको देखा जाए तो 4 साधन हैं। ज्ञान है, भौतिक संपदा मतलब धन दौलत जमीन जायदाद इत्यादि, पद है और प्रभाव है। इन चारों के जरिए शक्ति प्राप्त की जाती है। अब इन्हीं चारों का मतलब देखा जाए तो यही चारों एक्सटेंडेड रूप में नेशनल पावर में आ जाते हैं। जैसे धन है, जैसे भौतिक संपदा है, भौतिक संपदा से पावर मिलती है। तो भौतिक संपदा में आपका पूरा भूगोल, पूरे मतलब नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो पूरा उसकी ज्योग्राफी जो है वो पावर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पावर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है पावर बढ़ाने में, या फिर पावर जो किसी की शक्ति है किसी देश की, वो शक्ति जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि उसका भौगोलिक जो एरिया है वो कैसा है। तो देखते हैं शक्ति के प्रमुख तत्व। भूगोल में क्षेत्रफल एवं आधार, मतलब क्षेत्रफल अधिक होगा तो ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन हमारे पास होंगे, ज़्यादा लोग हमारे पास आ सकते हैं। और अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है
तो अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम पीछे भी हट सकते हैं। अगर छोटा सा ही देश है और कोई देश अटैक करता है तो हम पीछे हट ही नहीं पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, फिर औचित्य ही देश का समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अगर क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है, देश बड़ा है, ज़्यादा आकार बहुत बड़ा है, तो उसका लाभ मिलता है। हाँ, थोड़ा सा मतलब हमें सेनाएं रखने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतने प्राकृतिक संसाधन, उतने ज़्यादा हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनाज उत्पादन कर सकते हैं, खाद्यान्न उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़मीनें रहेंगी उतनी ही तो खाद्यान्न उत्पादन होगा। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्षेत्रफल या आकार के ऊपर। दूसरी जो बात है वो स्थल आकृति, मतलब स्थल की आकृति कैसी है। मैदानी भाग है, पहाड़ी भाग है, तराई क्षेत्र है, समुद्र किनारे वाला तटीय क्षेत्र है, कैसे जगह पर आपका मतलब वो कंट्री है, तो उसका स्थलाकृति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पहाड़ों पर अगर है तो वहाँ पर मतलब रहना ही कठिन है, थोड़ा दुर्गम है। तो और अगर मान लीजिए पूरा एकदम समुद्र के पास है तो सुनामी आने का खतरा ज़्यादा है। ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा है। तो स्थलाकृति भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है कि कैसी जगहों पर है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो स्थिति है। स्थिति मतलब कि इक्वेटर से उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका देशांतर और उसका जो अक्षांश रेखाएं वो कहाँ पे मतलब उसकी पोजीशन क्या है, अक्षांश और देशांतर, किस अक्षांश और किस देशांतर के बीच में वो देश पाया जाता है। तो जैसे अक्षांश और जैसे देशांतर के बीच में रहेगा उसका जलवायु भी वैसी ही हो जाएगी। वहाँ के मतलब वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का सारा चीज़ उसके स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। तो स्थिति भी बहुत बड़ा क्रुशियल रोल निभाती है किसी देश की शक्ति को बढ़ाने या फिर उसकी शक्ति को प्रभावित करने में। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, जलवायु हो गया, स्थिति हो गई, ये सारे के सारे क्या करते हैं, किसी कंट्री के पावर को बढ़ाते या फिर उसको उसको प्रभावित करते हैं, किसी देश की शक्ति को प्रभावित करते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन है, जितने आपके पास प्राकृतिक संसाधन है उतने ज़्यादा आप अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमी अच्छी हुई तो आपकी पावर भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि धन से शक्ति पैदा होती है। तो अगर आप धनी हैं तो आप शक्ति भी पैदा कर ही लेंगे। फिर स्थिति जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है कि आप कैसे किस पोजीशन पे हैं, वहाँ से ट्रेड कितना ट्रेड होता है, ट्रेड को लेकर के आपकी जो सिचुएशन है, जिस पोजीशन पे आप हैं वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो हमारे जो कंट्री है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ट्रेड ही जो पूरा दक्षिणी एशिया का जो पूरा ट्रेड होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया का, वो पूरा हमारे देश से ही आगे से ही होकर के जाता है, या तो हिंद महासागर से या फिर हमारे देश से ही होकर के जाएगा। तो इसलिए हमारा देश जो है क्रूशियल रोल निभाता है पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में। तो इसलिए ट्रेड के अकॉर्डिंग जो पोजीशन है वो अच्छा खासा है। और पोजीशन ये भी डिसाइड करेगा कि कैसा क्लाइमेट बनेगा। तो हमारे यहाँ क्लाइमेट हमेशा मतलब मौसम बदलते रहता है, गर्मी, ठंडी और बरसात, ये चारों मौसम आते और जाते रहते हैं समय के अनुसार। तो स्थिति भी हमारी एकदम परफेक्ट है। भूमध्य रेखा से न बहुत ज़्यादा दूर है, न बहुत ज़्यादा नज़दीक है, थोड़े नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं किसमें, पावर को इंक्रीज या पावर को प्रभावित करने में। तीसरा जो दूसरा प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, हम उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो हमारे देश में है उन्हीं का यूज़ करके हम अपनी इकोनॉमी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको और सुदृढ़ अवस्था में लेकर के जाते हैं। तो ये भी पावर को प्रभावित करता है। फिर तीसरा जनसंख्या देखिए, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना तो नुकसानदेह हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना नुकसानदेह नहीं है। आप जनसांख्यिकी लाभांश भी उठा सकते हैं अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो। ये डिपेंड करता है कि आप के देश की सिचुएशन कैसी है। अगर देश की जनसंख्या काम करने वाली है, सब लोग काम करते हैं, तो उससे इकॉनमी बढ़ेगी, जिससे पावर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर देश के लोग ज़्यादातर आश्रित रहते हैं, यानी पराश्रितता अनुपात ज़्यादा है किसी देश का, तो फिर
ज़्यादा लोग बैठ के खाने वाले हैं, कमाने वाले कम, खाने वाले ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है इकॉनमी कमज़ोर हो जाएगी। किसी भी गांव या किसी भी घर की स्थिति देख लीजिए, अगर एक घर में एक बंदा कमा रहा है, 5 लोग खा रहे हैं, तो फिर क्या स्थिति होगी? वो घर गरीब ही रहेगा। और कोई ऐसा घर है जिसमें 5 लोग कमा रहे हैं, 2-3 लोग खाने वाले हैं बैठ के केवल, तो फिर वो घर जल्दी प्रोग्रेस कर लेगा। तो इसी तरह से पूरे देश के लेवल पे भी है, मतलब नेशनल लेवल पर भी है। अगर ज़्यादा लोग खाने वाले केवल रहेंगे और कमाने वाले कम ही लोग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारी कंट्री भी क्या होगी? कमज़ोर होगी, पावरफुल तो नहीं हो पाएगी ना। तो जनसंख्या ज़्यादा है तो पावरफुल काम करने वाली है, ज़्यादा है लेकिन सही नहीं है, अपने टाइम को वेस्ट कर रही है और कमा नहीं पा रही है, दूसरों के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो फिर नुकसान होगा उस पॉपुलेशन का। चौथा, आर्थिक एवं तकनीकी विकास। देखिए, आर्थिक एवं तकनीकी विकास होगा जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट कदम उठाए जाएंगे, गाँवों का विकास किया जाएगा और नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नई नई इंडस्ट्रीज़ जब लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, तो फिर क्या होगा? इकॉनमी ग्रो करेगी, क्योंकि पूरा इकॉनमी किस पर डिपेंडेंट है? मार्केट के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो जब उत्पादन करेंगे तभी तो मार्केट में ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें, तो आर्थिक एवं तकनीकी विकास भी किसी देश की पावर में को प्रभावित करते हैं। फिर सैन्य क्षमता, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी सैन्य क्षमता कितनी है। ज़्यादा शक्तिशाली सेना है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं वो लोग डर के रहेंगे कि इसके सामने तो मतलब सिर नहीं उठाना, नहीं तो गला काट दिया जाएगा। तो सैन्य क्षमता बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है कि आपके पास कितनी सेना है और कैसी सेना है। अगर एक बेहतरीन सेना आपके पास है तो लोग आपसे युद्ध करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और सेना ही नहीं अच्छी है, कमज़ोर सेना है, तो कोई आएगा मार के चला जाएगा। तो सैन्य क्षमता तो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब अहम भूमिका निभाती है किसके नेशनल पावर में। फिर सरकारी ढांचा। सरकारी ढांचा कैसा? मतलब सरकार जो है नीतियाँ जो बनाती है, उस नीति और संसाधन के बीच में समन्वय बना पाती है कि नहीं। तो नीतियाँ एवं संसाधनों के बीच समन्वय, संसाधन मतलब रिसोर्सेज, नीतियाँ मतलब जो पॉलिसी बनाई जा रही है, तो पॉलिसी और रिसोर्सेज के बीच में समन्वय होना चाहिए। अगर समन्वय नहीं होगा, अगर कोई ये कहता है कि पूरे देश का जो भी मतलब कर्जा है, जितने भी लोग कर्ज लिए हुए हैं, बिजली का जो भी है और जितना भी बैंकों से लोग कर्ज लिए वो सब माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, तो एक पॉलिसी बनाई गई कि सबको माफ़ कर दिया जा रहा है। जितना कर्ज है, बैंक का कर्ज है, बैंक का लोन है और बिजली का जो बिल नहीं जमा किए हैं वो सब माफ़ कर दिया जाता। तो क्या ये नीति संसाधनों के अनुकूल है? संसाधन और इस नीति के बीच में समन्वय बन पाएगा? सरकार कहाँ से ले आएगी वो सारी चीज़ें? वो पैसे कहाँ से लाएगी? जो बिजली खर्च हुई है, उस बिजली के पीछे पैसा जो खर्च हुआ, अगर सब माफ़ कर देगा तो कहाँ से लाएगी? तो नीतियों और संसाधनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर 10-10 किलो राशन देने लगे तब क्या होगा एक आदमी के पीछे? तो संसाधन और नीतियों के बीच में समन्वय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसी नीति बना दे कि पूरा देश ही खत्म हो जाए, बर्बाद होने लगे। तो सरकारी ढांचा, तो नीतियों और संसाधनों के बीच में समन्वय बनाए रखना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर विदेश नीति हेतु जन समर्थन। अब देखिए, जो विदेश नीति है उसके लिए जन समर्थन बहुत ज़रूरी है। किसके? अब मान लीजिए रसिया के साथ हम शत्रुतापूर्ण व्यवहार, हमारे पीएम जो हैं वो अपने रिलेशन ख़राब कर लें रसिया के साथ में, तो क्या होगा? उनकी सरकार ही गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा देश जो है वो ये जानता है, पूरी इंडिया जानता है, पूरा इंडिया जानता है कि रसिया क्या है, इंडिया का फ्रेंड है और लोगों की ये भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए कभी भी रसिया के खिलाफ डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो जन समर्थन इकट्ठा करना, जन समर्थन जुटाना, ये भी अपने आप में क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए रसिया कोई ऐसा कदम उठाता है जो हमारे खिलाफ है और हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि जो रसिया ये कदम उठाया वो खिलाफ है, तो लोग तो रसिया को सपोर्ट करेंगे। तो फिर हमारी पावर मतलब बाधित होगी ना, कि हम उसके खिलाफ जा ही नहीं पा रहे हैं।
मतलब वो हमारे हित में नहीं है। हमारे पीएम और हमारे जो मंत्री लोग हैं वो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, बस केवल और केवल इस वजह से क्योंकि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा है। तो जन समर्थन भी मिलना आवश्यक है। फिर मनोबल, मतलब पूरे राष्ट्र का जो मनोबल है वो मनोबल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास मनोबल है, जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम में इंग्लैंड जो है मतलब उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी और उस समय चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया। चर्चिल ने बागडोर संभाली और उसने एक डू और डाई गेम खेला। तो वहाँ पर सभी लोगों का मनोबल स्ट्रांग था, लोगों के पास जो विल पावर है वो ज़्यादा था कि नहीं इंग्लैंड जीत जाएगा लास्ट में। और फाइनली फिर वही हुआ भी, इंग्लैंड ने मारा किसको, जर्मनी को। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक जो मनोबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विल पावर आपके अंदर होना चाहिए। अभी तक जेलेंस्की युद्ध लड़ रहे हैं, मतलब यूक्रेन फाइट कर रहा है रसिया से, किस दम पे, विल पावर के ही दम पे ना। तो विल पावर बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट है कूटनीति। कूटनीति मतलब राजनय आपको आना चाहिए, डिप्लोमेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर कुछ भी नहीं आता है और केवल कूटनीति आती है तो हम कूटनीति लगा करके भी अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। 4 देश हैं, चारों शत्रु हैं हमारे, हम कुछ ऐसा कदम उठाएं कि उन चारों को आपस में भिड़ा दें, उनको आपस में ही लड़ा दें। तो उससे क्या होगी, हमारी शक्ति इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि सामने वाले की कम हो जाएगी ना। सामने वाला जो हमारा शत्रु है, देखो शक्ति बढ़ाने का क्या उपाय है, या तो अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपना सामर्थ्य बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ, या सामने वाला जो शत्रु है उसकी क्षमता को कम कर दो। अगर हम शक्ति क्या है, कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। तो अगर हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है तो क्या करना होगा, या तो अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपनी क्षमता का विकास करो, या फिर जो सामने है उसकी क्षमता को घटा दो। तो तुम घटाएंगे कैसे, लड़ा करके, आपस में लड़ा दिए, किसी अन्य मुद्दे पर कुछ और करा दिए जिससे उसकी शक्ति घट रही है, या फिर कुछ ऐसा मतलब चारा फेंके कि वो हमारे जाल में फंस जाए। तो ये कूटनीति है सब, पूरी की पूरी राजनय जिसे कहते हैं, डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी भी एक बहुत क्रूशियल रोल निभाती है पावर को इन्हेंस करने में, पावर बढ़ाने में। तो कूटनीति भी बहुत आवश्यक है और हम कूटनीति के मामले में इंडिया ज़्यादातर फेल ही हुआ है। आगे हम लोग अब मतलब नेशनल पावर में इतना ही था, इतना ही पढ़ना था। अब आगे हम लोग बैलेंस ऑफ पावर पढ़ेंगे कि शक्ति का संतुलन कैसे किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शक्ति का संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है। जो 4-5 देश हैं वो आपस में शक्ति संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, इसके बारे में।